एक नया दौर चला है जिसमें हर चीज का हिंदूकरण किया जा रहा है। चाहे वो सड़क चौराहा हो, कोई भाषा बोली हो, कोई रहन सहन हो, खान पान हो, पहनावा हो, चाहे कोई धर्म मजहब संप्रदाय हो। हर किसी को हिंदू बनाने और बताने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश या कहें जिद आरएसएस बीजेपी के राज में इन दिनों बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हिंदूकरण, सांप्रदायिकता और बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज का चाहे बंटवारा हो, हिंसा हो, लोग मारे जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बांटो और राज करो, सांप्रदायिकता, इसका जीता जागता उदाहरण है मणिपुर, जहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच दरार इस कदर बढ़ चुकी है कि अब एक खाई का रूप ले चुकी है और उसकी वजह से मणिपुर 1.5 साल से बुरी तरह जल रहा है, झुलस रहा है। लेकिन आज बात झारखंड के संदर्भ में, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं। पहले दौर के लिए 13 नवंबर को वोट पड़ चुके हैं और अब 20 नवंबर को दूसरे दौर का मतदान होना है। यही वजह है कि वहां आदिवासियों के बीच बंटवारा कर उन्हें हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट हासिल किए जा सके। तो आज बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में बात आदिवासियों की, उनके धर्म और मान्यताओं की और इसकी कि क्यों आदिवासी अपने को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं और क्यों बीजेपी इन चुनाव में उन्हें मुसलमान, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखाकर बरगलाने की कोशिश कर रही है। आदिवासी दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आदि काल से इस देश में निवास करने वाले। इसी वजह से आदिवासियों को मूल निवासी भी कहा जाता है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासियों को वनवासी कहा जाए ताकि उन्हें हिंदू मान्यता के अनुसार राम और रामायण से जोड़कर हिंदू साबित किया जा सके। आदिवासी और वनवासी में बड़ा भारी फर्क है। वनवासी कोई भी हो सकता है जो वन या जंगल में जाकर रहने लगे। जैसे 14 साल के वनवास के दौरान राम वनवासी थे, लेकिन आदिवासी नहीं थे। आदिवासी तो जो हमेशा से वहीं रहता आया है या जिसका मूल निवास जंगल है या था, वो बाद में भले ही गांव या शहरों में बस गया हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति का नाम प्रयोग किया गया है और इन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत शासन में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ती है। इसमें जनजातियों के कल्याण के लिए जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है, जो एक संवैधानिक निकाय है। भारत में करीब 461 जनजातियां हैं। जी हाँ, इतनी चिन्हित की गई हैं, जिसमें से 424 जनजातियां भारत के 7 क्षेत्रों में बटी हुई हैं। आदिवासी मुख्य रूप से भारत के ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, अंडमान निकोबार, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम में रहते हैं। यहाँ इनकी आबादी बहुसंख्यक है। इनके अलावा भी आदिवासी या जनजाति समुदाय भारत के कई राज्यों, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल आदि में रहते हैं। यहाँ इनकी आबादी अल्पसंख्यक है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में गोंड, हल्बा, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, नायक, सहरिया, संताल, भूमिज, हो, उरांव, बिरहोर, पारधी, असुर, भिलाला आदि हैं। इन सब की अपनी विशिष्ट मान्यताएं और भाषाएं हैं, संस्कृति है। आदिवासी भाषाओं में भीली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे स्थान पर गोंडी भाषा और तीसरे स्थान पर संथाली या संताली भाषा आती है। भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखंड में ही 5 आदिवासी भाषाओं संताली, मुंडारी, हो, कुडुक
और खड़िया को 2011 में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आपको मालूम है कि भारत की 100 से भी ज्यादा मुख्य भाषाओं में से 22 को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें केवल संताली और बोडो ही आदिवासी भाषाएं हैं, इन्हें भी हाल में ही शामिल किया गया। लेकिन इसके बाद भी भाषाओं के हिंदीकरण और फिर हिंदूकरण का प्रयास तेज है। इस राजनीति के चलते आदिवासी भाषा बोलने वाले लगातार कम हो रहे हैं और जो बोलते हैं उन्हें पिछड़ा समझा जाता है। भारत की चंदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किए थे। 1 भौगोलिक एकाकीपन, 2 विशिष्ट संस्कृति, 3 पिछड़ापन, 4 संकुचित स्वभाव और 5 आदिम जाति के लक्षण। मणिपुर में इसी पर विवाद हुआ। मणिपुर में कुकी और नगा समुदाय जनजाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहां एक कोर्ट आदेश के बहाने बहुसंख्यक और प्रभावशाली आबादी मैतेई, जो मुख्यतः इम्फाल घाटी में रहती है और शासन प्रशासन में जिसका वर्चस्व है, उसे भी जनजाति का दर्जा दे दिया गया। इसी को लेकर कुकी और मैतेई समाज आमने सामने है और सरकार ने इस बंटवारे और तनाव को संभालने के बजाय इस आग को और भड़काया है और वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पूरी राज्य की आबादी के बजाय मैतेई समुदाय के नेता के तौर पर सामने आए हैं। बीजेपी यही पूरे देश में करना चाहती है, जाति समुदाय में बंटवारा कर एक खास जाति समुदाय को बढ़ावा देना और फिर वोट के लिए सभी को हिंदू कहना और हिंदू एक हो, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देना। यह अपने आप में काफी विरोधाभासी बात है। अब झारखंड में चुनाव है तो वहां बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक आदिवासियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखाकर हिंदू फोल्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते। जी हां, आदिवासियों का अपना धर्म है। हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म में जो बेसिक फर्क है वह बहुत साफ है। हिंदू मूर्ति पूजक हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक। आदिवासी खास तौर पर जंगल, पहाड़, नदी, चांद, सूरज की पूजा करते हैं। इनके अपने ग्राम देवता भी हैं। भारत में 1871 से लेकर 1941 तक जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया है, जिसे ट्राइबल रिलीजन या ट्राइब्स समेत कई नामों से दर्ज किया गया है। लेकिन 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग धर्म के रूप में गिनना बंद कर दिया गया है। हालांकि समय के साथ आदिवासियों में भी काफी बदलाव हुआ है और इन्होंने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। लेकिन अब जिस तरह सभी आदिवासियों के हिंदूकरण का प्रयास तेज हुआ है, इसलिए प्रतिरोध स्वरूप आदिवासी बड़े पैमाने पर अपनी धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग से सरना कोड यानी आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब ये सरना कोड क्या है? सरनावाद या सरना कोड या सरना धोरोम का अर्थ है पवित्र जंगल का धर्म। आमतौर पर मुंडा, हो, संथाल, भूमिज और उरांव जनजाति के लोग सरना धर्म का पालन करते हैं। यह धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराओं पर आधारित है। तो साफ है कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते और बीजेपी की पूरी रणनीति है कि उन्हें किसी भी तरह डरा धमकाकर हिंदू फोल्डर में लाया जाए और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है मुसलमानों का डर। हालांकि महाराष्ट्र में भी जनजातियां हैं, लेकिन वहां वह अल्पसंख्यक हैं, तो वहां यह बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ कुल 32 जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या झारखंड की आबादी का करीब 26% है और यहाँ विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसलिए यहाँ पूरा चुनाव आदिवासियों पर फोकस करके लड़ा जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में कहते हैं कि ये घुसपैठिए आपकी रोटी, बेटी और माटी छीन रहे हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम की जमीन हड़प रहे हैं, जबकि नियम कायदे कुछ और कहते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के लिए समान हिस्से की गारंटी देने वाला कानून अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता। ऐसे में अनुसूचित जनजाति की बेटियां पिता की संपत्ति की हकदार बनने से वंचित रह जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2022 के निर्देश के बाद भी इस अधिनियम में सुधार को लेकर कुछ नहीं किया गया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि वो बेटियों की संपत्ति हड़प रहे हैं। साफ है कि जब आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा ही नहीं मिलता, फिर उनसे शादी करके भी कोई कैसे उनका पैतृक हिस्सा या जमीन हथिया सकता है। यानी मोदी जी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार यही मुद्दा उठाया है। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल दिए हैं। हमारी सरकार राज्य में आएगी तो इन घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जवाब में कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ आपका क्या अंदर ही अंदर कोई समझौता है। किस आधार पर आपने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां शरण दे रखी है। एक चुनावी सभा में हेमंत ने कहा कि झारखंड में उत्पादित बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है, जबकि राज्य के लोगों को इन बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। क्या केंद्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठ को रोके? राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। घुसपैठिया आपके यानी भाजपा शासित राज्य से भारत में प्रवेश करते हैं, आप वहां घुसपैठ क्यों नहीं रोकते? सीएम सोरेन ने कहा कि वे भाजपा खुद स्वीकार करते हैं कि उनके राज्य में घुसपैठ होती है, फिर भी वे झारखंड को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीबीसी की एक खबर के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर साल 2022 में जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट में गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि झारखंड राज्य सहित देश में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या के बारे में कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। घुसपैठ के बारे में 2020 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 1,10,000 है। ध्यान रखिए, ये पूरे भारत की बात हो रही है, अकेले झारखंड के नहीं। और ये भी ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनका पूरा ब्यौरा भारत सरकार के पास होगा, क्योंकि ये वीजा लेकर ही भारत में आए थे, लेकिन वीजा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। तो इनके तो सारे दस्तावेज सरकार के पास होने चाहिए। तो फिर इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या दिक्कत है? घुसपैठियों पर आप हमारा खास कार्यक्रम बेबाक भाषा पर ही देख सकते हैं, हमने उसमें पूरे विस्तार से बात की है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। तो कुल मिलाकर दरअसल झारखंड या देश के आदिवासी समाज की समस्या घुसपैठियां नहीं, बल्कि सरकार की नीतियां हैं। आप जानते हैं कि आदिवासी जल, जंगल, जमीन को पूजते हैं, यही उनका धर्म है, यही उनके देवता हैं, उनका जीवन है, उनके जीवन का आधार है। और वो इन्हें बचाने के लिए लंबे समय से सरकार की कथित विकास की नीतियां जो इनके लिए विनाश का काम कर रही हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार ने इसी लड़ाई को कमजोर करने के लिए आदिवासियों में कभी नक्सली और गैर नक्सली का बंटवारा किया और फिर इसके नाम पर दोनों पर कहर ढाया और एक तरह से अपनी ही जनता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और राज्य की खनिज संपदा को अगर आज सबसे ज्यादा खतरा है तो सरकार की पूंजीपरस्त सोच और अनियंत्रित विकास की नीतियों से ही है। झारखंड एक खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। यहां देश की कुल 40% खनिज संपदा है और मोदी जी के प्रिय पूंजीपतियों को यह सब चाहिए और यह सब विकास के नाम पर है। लेकिन विकास की हकीकत यह है कि इतनी खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य का भी उदाहरण आपके सामने है, उससे भी आप सबक ले सकते हैं। वहां किस तरह हंसदेव अरण्य को बर्बाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरबा जिले में हंसदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हंसदेव के घने जंगलों में हो रहे कोयला खनन का विरोध वहां के आदिवासी और एक्टिविस्ट लंबे समय से कर रहे हैं। विरोध करने वाले सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जंगलों की कटाई और खनन को लेकर ग्राम सभा से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है। जो दस्तावेज दिखाए गए हैं वो फर्जी हैं। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से कटाई के साथ ही खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ अडानी जी की कंपनी को मिल रहा है। कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हंसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष यानी तत्कालीन भाजपा की भी सम्मिलित सहमति, मगर सरकार में आते ही ना तो उन्हें यह प्रस्ताव याद रहा और ना हंसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार। बहुजन विरोधी भाजपा अपने और अपने मित्रों के स्वार्थ की खातिर आम नागरिकों और पर्यावरण को भयावह हानि पहुंचाने को तैयार है। जी हाँ, ये राहुल गांधी ने कहा था।
साफ है कि आदिवासियों को खतरा बांग्लादेशी घुसपैठियों से नहीं बल्कि भाजपाई घुसपैठियों से है, जो विकास के नाम पर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और धर्म और भाषा सभी पर हमला कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में फिर वही अपील कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेबाक भाषा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी बात आप तक और आगे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।